मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगिर। देखिए, अंतिम पड़ाव है, लोकतंत्र का महापर्व है और आज 8 राज्यों की 57 सीटें हैं जिन पर मतदान जारी है, जिसमें आपको बताएं कि 8 राज्यों की 57 सीटें काफी अहम हो जाती है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बिहार में 1 बजे तक 35.65% तक वोटिंग हुई, चंडीगढ़ में 40% तक मतदान हुआ, हिमाचल में 48.63% तक मतदान हुआ है, झारखंड में 1 बजे तक 40.80% मतदान, उड़ीसा में 1 बजे तक 37.64% मतदान, पंजाब में 37.80% मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.31% मतदान, पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक 45.07% मतदान हुआ है। क्योंकि देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व की महाकवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो पिछले चरण थे 6 चरण, उनके मुकाबले वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला है। जनता जो है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक दिखाई दे रही है। और इसी बीच देखिए, हिमाचल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि देखिए हिमाचल में सारी सीटें जो हैं उन सारी सीटों पर इस अंतिम चरण में आज चुनाव हो रहा है। अंतिम चरण में हिमाचल को रखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा आपको बताएं कि मंडी जो सीट है उस पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 1 बजे तक 39% तक वोटिंग हुई, पश्चिम बंगाल में 45% तक मतदान। 8 राज्यों की ये 57 सीटें, इन 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी। और जो आपको बताएं दिग्गज है, सियासी दिग्गज लगातार अपील करते हुए आ रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो लगातार आपको वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं, चूंकि 8वां अंतिम चरण है, 7वां चरण है और इस दौरान लगातार 7वें चरण में क्या कुछ मत प्रतिशत तमाम राज्यों का है ये आपको बता रहे हैं। पंजाब में 1 बजे तक 37.80% मतदान हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 57 सीट के लिए मतदान जारी है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको 10 दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लोकतंत्र का महापर्व, जहां हर कोने कोने से ये प्रमुख तस्वीरें राजेंद्र विश्वनाथ, जो कि अपने मत का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल बिहार के सुखबीर सिंह बादल को आप देख सकते हैं अपने मत का इस्तेमाल करते हुए। वहीं अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर, चूंकि आज उनकी भी किस्मत का फैसला होने वाला है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए। और इस दौरान देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं और एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा इस 13 सीटों पर होने वाली है। वहीं निशिकांत दुबे भी आप देख सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी गोड्डा से, जहां अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रितु आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो सियासी दिग्गज है वो अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ मत का प्रयोग करने के साथ वो जागरूक भी करते हुए नजर आ रही हैं जनता को कि अपने मत का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, ये 7वां चरण है और ये अंतिम चरण है और अब 4 जून को नतीजे आने हैं। इसके साथ ही 4 जून को ये देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है, अंतिम पड़ाव है। और इस अंतिम पड़ाव में जो सियासी दिग्गज हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जिसमें बिहार के राज्यपाल अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, मनोज सिन्हा पहुंचे, लक्ष्मण आचार्य जो सिक्किम के राज्यपाल है वो पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल राज्यपाल वो पहुंचे, जयराम ठाकुर पहुंचे हैं, बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे हैं और इसके साथ ही संजय निषाद पहुंचे हैं। अनुप्रिया पटेल भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची। और ये देखिए, तस्वीरें सब बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक चेहरे हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व का ये अंतिम पड़ाव है। और इस अंतिम पड़ाव में आपको महामतदान की महाकवरेज नेटवर्क 10 लगातार दिन भर आपको दिखा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। जब तक मतदान होगा तब तक आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे, क्योंकि देखिए कई ऐसे राज्य हैं, 8 राज्य हैं और ये 8 राज्य पूरी तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर 4 जून की दृष्टि से देखा जाए तो। और देखिए, और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रविशंकर प्रसाद ने अपने मत का प्रयोग किया है, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, और कंगना रनौत जो मंडी से भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया।
बालासोर से बीजेपी प्रत्याशी ने अपने मत का प्रयोग किया है। अभिषेक बैनर्जी यहां पर, रेखा पात्रा पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। तो लगातार ये महाकवरेज जारी है। इसके साथ ही आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां तमाम वो बड़े चेहरे अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और चर्चा भी लगातार जारी रखेंगे। अमित तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सोनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही संजय चक्रवर्ती टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सुनील कौशिक जी आपके साथ करते हुए, चूंकि देखिए अंतिम चरण है और ये अंतिम द्वार है जिसको पार करने की कोशिश में हर एक पार्टी लगी हुई है। खासकर अगर बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या कुछ समीकरण समझ आ रहा है खासकर बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी को वहां से बड़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं। नहीं, 1 बजे तक जो आंकड़े आए हैं निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो 6 चरण का मतदान हुआ उससे ज्यादा मतदान 7वें चरण में होगा जी, क्योंकि 1 बजे के आंकड़े निश्चित तौर से ये बताते हैं कि लोगों में उत्साह है वोट के प्रति, और जो 6 चरणों में उत्साह नहीं दिखाया निश्चित तौर से कुछ चौंकाने वाली चीजें होंगी। पश्चिम बंगाल से जो आपका सवाल था, आज भी देखिए आज भी वहाँ बम चले हैं, गोलियां चली हैं, तो निश्चित तौर से ऐसा कोई चरण पश्चिम बंगाल का नहीं रहा जहाँ खून खराबे से दूर रहा हो। पश्चिम बंगाल की वोट प्रतिशत ये जरूर बताता है कि देश में सबसे अधिक वोट प्रतिशत जहाँ है वो पश्चिम बंगाल में देखा गया है। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ चाहे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, निश्चित तौर से सत्ता पाने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए निश्चित तौर से जोर लगाए हुए हैं। जो कार्यकर्ताओं में उत्साह जहाँ दिखता है, अब जैसे अब उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है सत्ता पक्ष विपक्ष के कार्यकर्ता ही बिल्कुल सक्रिय नहीं है। 55% वोटिंग अब तक के आंकड़े बताते हैं कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। जहाँ श्री राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, ट्रिपल तलाक जैसा रहा, 370 हटाने की जहाँ बात भारतीय जनता पार्टी करती रही हो, और उत्तर प्रदेश का बहुत चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में जहाँ पूरे देश में जाना जाता है, पूरे देश में तमाम रैलियों में, राज्यों के चुनावों में उनको बुलाया जाता है, लोकसभा के चुनाव में भी वो बाहर गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने राज्य में 55% चुनाव देकर के निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो हवा वोटरों में भरनी चाहिए थी योगी जी को, वो नहीं भर पाए। और उसके तमाम कारण भी हैं कि विपक्ष को जिस तरीके से रैलियां करके जनता के प्रति जाकर के जो उत्साह दिखाना चाहिए था, हम केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 50 रैलियां योगी जी कर चुके थे, लगभग 7 बार मोदी जी उत्तर प्रदेश में आ चुके थे, तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव सक्रिय होते हैं। यदि हम तुलनात्मक सातों चरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है रैलियों में और रोड शो में विपक्ष के नेताओं के अपेक्षा। तो जो विपक्ष को मेहनत करनी चाहिए थी, विपक्ष ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के प्रवक्ता कहते हैं कि चुनाव लड़ रही है, जनता लड़ रही है, जनता से चुनाव सीधा हो रहा है, जनता सत्ता तक पहुंचाएगी, तो ऐसा नहीं है। कम से कम अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो मेहनत सत्ता पक्ष ने की है, कम से कम आधी मेहनत तो विपक्ष को करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष की भूमिका पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो चुनाव है उसमें विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं कम दिखाई दी है। क्योंकि अगर यहाँ पर सरकार की बात करें तो लगातार यहाँ पर जनसभाएं की गई, रैलियां भी की गई, लेकिन विपक्ष की भूमिका पर लगातार इस चुनाव को देखते हुए सवाल उठाते हुए नजर आए हैं सभी। अमित जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, पश्चिम बंगाल की बात करें अगर बीजेपी की दृष्टि से, किस तरीके से बीजेपी खुद को स्टैंड वहां पर कर पा रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए दीपिका जी, जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में शुभेंदु अधिकारी जी ने वहां पर काम किया है, जमीन पर काम किया है, वो एक एक विधानसभा में गए हैं, एक एक कार्यकर्ता से मिले हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी स्थिति वहां पर 2019 से मजबूत हुई है और बेहतर हुई है। इसका आंकड़ा मैं आपको एक चीज से देता हूं कि अभी जो भाईपो हैं मतलब अभिषेक बनर्जी, वो एक सभा में कहते हैं कि अब तक 33 सीटों पर इलेक्शन हो चुका है और हम 23 जीत चुके हैं। 10 सीटों का वो अपने आप को कम दे रहे हैं। मतलब वो 2009 में भी वो बोल रहे थे कि 42 में 42 जीतेंगे, 14 में भी यही बोल रहे थे कि 42 में 42 जीतेंगे, 19 में भी 42 में 42 बात कर रहे थे, और आज 2024 में अगर उनको ये कहना पड़ रहा है कि वो 10 कम जीत रहे हैं, मतलब साफ है कि जिस कायदे से तृणमूल पार्टी वहां पर इलेक्शन करवाती थी, मतलब रेगिंग करके, बूथ रेगिंग करके, छप्पा मरवा के, वो कायदा इस बार चल नहीं रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर वो जरूर सफल हो रहे हैं, लेकिन जो वो कायदा नॉर्मली तृणमूल पार्टी अपनाती है वो सफल नहीं हो रहा है। आपको एक आंकड़ा देता हूं,
जो पंचायत इलेक्शंस में आपको पता होगा कि 820 कंपनियां उतारी जाती हैं फोर्स की। ये बंगाल की वास्तु स्थिति है। और जो आज यहाँ पे इलेक्शंस हो रहा है, आप जाकर देखेंगे तो बूथ के अंदर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कम से कम 472 सीसीटीवी ऐसे पाए गए हैं जो कि बंद पाए गए। जिन सीसीटीवी से टेम्परिंग वो नहीं कर पाए हैं, वहां पर उन्होंने लोड शेडिंग के माध्यम से उसको बंद कर दिया है। तो किस तरीके से एक प्रत्यक्ष रूप से जनता के हकों को मारा जा रहा है वहां पर, तो ये साफ है कि इस बार ममता बनर्जी वहां पर हारने के लिए हैं। वो ममता बनर्जी वहां पर हताश हैं। और पीएम मोदी जी के अभी अभी जो कलकत्ता में और बारासात में जो रैलीज हुआ और जनता का जो समूह जो प्यार निकल कर आया सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वो अभूतपूर्व था। और इसका ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक आंकड़ा मैं और देता हूं, घाटाल में लगभग 100 सीटें, 100 बूथ ऐसे थे जहां पर कि उन्होंने रैगिंग का काम किया तृणमूल के गुंडों ने। इसी तरीके से आप देख लीजिए केशवपुर में ऐसा ही काम हुआ। वहां पर टीएमसी का जो गुंडा है वो ईवीएम मशीन के सामने खड़ा है और वो बोल रहा है कि टीएमसी के जोड़ा फूल पे आपको मारना बटन दबाना है। और ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। हम सारी चीजों को लेकर आप देखिए, टीएमसी तो प्रत्यक्ष रूप से बंगाल में लड़ ही रही है, लेकिन बंगाल में हमारी लड़ाई अप्रत्यक्ष रूप से आईपैक के कार्यकर्ताओं के साथ है, पुलिस के साथ है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी वहां पर बहुत हद तक टीएमसी का ही कैडर बनकर काम करता है। तो एक प्रत्यक्ष रूप से टीएमसी लड़ रही है वहां पर, और अप्रत्यक्ष रूप से आईपैक हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया। और वहां पे पुलिस प्रशासन देखिए ना किस तरीके से जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको बाधित किया जाता है। बंगाल में जो एक्चुअल इलेक्शंस है ना, आप प्रचार प्रसार जितना करना कीजिए, लेकिन जो एक्चुअल इलेक्शन है वो एक रात पहले होता है, जब कार्यकर्ताओं के घरों को चिन्हित करके उनको वार्निंग दी जाती है, उनको धमकाया जाता है, किस तरीके से बोमाबाजी होती है। आप देखिए ना कुलतोली में भी क्या हुआ, कुलतोली में ईवीएम मशीन को तालाब में फेंक दिया गया। किस तरीके की घटना वहां पे हो रही है। वहां पर पुलिस का जो ऑब्जर्वर है वो मिला हुआ है। पुलिस ऑब्जर्वर को आप किसी भी घटना में आप नहीं देखेंगी, एक भी घटना हुई हो वहां पे रिपोर्टिंग हुई हो, पुलिस ऑब्जर्वर गायब है। तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन का यहाँ पर टीएमसी के साथ मिली भगत, उनके गुंडों के साथ मिली भगत, और एक तरीके से अभिषेक बनर्जी का जो ये दल बल चलता है गुंडों वाला, उसके साथ जो मिलकर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, निश्चित तौर पे इसका परिणाम उनको मिलेगा। उसके बावजूद देखिए जनता कितनी आगे बढ़कर निर्भीक होकर आगे आ रही है और वोट दे रही है। अन्य जगहों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बंगाल का वोटिंग प्रतिशत बहुत बेहतर जा रहा है। बिल्कुल अमित जी, देखिए बंगाल का प्रतिशत बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जहां पर मत प्रतिशत बढ़ रहा है वो बंगाल ही है। और इसीलिए सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है कि आखिर ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो किसकी तरफ जाएगा। हालांकि 2 दिन का वक्त है, उसके बाद रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अमित जी ने बहुत सारे आरोप टीएमसी पर लगा दिए हैं। हालांकि जब भी कोई चुनाव होते हैं टीएमसी में शांतिपूर्ण, माफ कीजिएगा, बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए तो बहुत बेहतर स्थिति कही जाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव कैसे बीत गया, क्योंकि बंगाल से वो तस्वीरें आनी ही आनी है जिस तरह से तस्वीरें लगातार आज भी देखने को मिली है। 3 मिनट तक लगातार झूठ बोलने के बाद आखिर में सच बोला कि अगर धमकाते हैं, बहकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तोड़ते हैं, तो वोट प्रतिशत बढ़ कैसे रहा है? वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है? अगर सबको धमकी दी जाती है और ये किया जाता है तो ये वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण क्या है? सच सामने यहाँ आता है। असल वहां पे बीजेपी अपना माफियागिरी चला रही है। वहां पे बाकायदा इनका एक गैंग चलता है, एक माफिया चलता है जो टीएमसी के नाम पे, और बीजेपी जो है उसको चोला पहन करके, वो टीएमसी के चोला पहन के बीजेपी की ये सारी हरकतें हैं। और ये सारे चिन्हित हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे कैडर बेस हम सब जानते हैं। और बाहर से लोग आते हैं, ये भी है, बंगाल के बाहर से लोग आते हैं, उनको बुलाते हैं ये लोग। पिछली रैलियों में भी आपने देखा हो जो भीड़ दिख रही थी वो बाकायदा उड़ीसा और असम से, तो और संजय दा, गौतम चौधरी कौन है? टीएमसी बीजेपी का आदमी है क्या? गौतम चौधरी कौन है? सर मैं आप पे बीच पे बिल्कुल नहीं टोका, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुनता हूँ और आपको भी वही करना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्वक सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने कहा बीजेपी के लोग टीएमसी का पटका पहन के करते हैं, तो गौतम चौधरी कौन है जो धमकाता रहता है? पहली बात तो मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा शांति से सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो है बाद में बात करते हैं ना, क्यों मेरे बीच में टोक रहे हैं? मैंने भी आप इतनी सारे बातें बोलते रहे, मैं कुछ टोका एक बार भी आपको? आप लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं होता है? ये नहीं समझ में आता है। बोलिए, गर्मी लग गई क्या सबको?
बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा, मैंने भी ठीक है, बर्दाश्त किया संजय आपकी जी, बातों को, अमित जी आप चुप भी हो गए, थोड़ा अब आप बर्दाश्त कर अपनी लो। बात बोलिए, रखिए। बोलिए। संजय जी अपनी बात रखिए। ठीक है, ये बाहर के लोग आते ही, ये बुलाए जाते हैं बाकायदा। यहाँ तक कि संदेश खाली में भी बाहर की महिलाएं आई थी, और वो देखा होगा आप लोगों ने क्या हुआ, 3 महिलाओं ने रिपोर्ट लिखाई थी, 2 महिलाओं ने अपना रिपोर्ट वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको लालच दिया गया था बाकायदा बंगाल को बदनाम करने के लिए। उनको जमीन का, उनको पैसे का, उनको मोबाइल का लालच दिया गया था। जब उनको नहीं मिला ये सारी चीजें तो उन्होंने अपना रिपोर्ट वापस ले लिया, और एक महिला जो बाकी रह गई वो बीजेपी की लोकसभा की उम्मीदवार बन गई। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। ये दिखता है सामने कि ये किस तरीके से पोलराइज करने की कोशिश करता है। जहां पे इनका वो नहीं होता है, राज्य नहीं होता है, जहां पे इनका शासन नहीं होता है, वो इसी तरीके से हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। ये दिखता है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, अभी पिछले साल ही पंचायत के चुनाव में जो हुआ था, नगर पालिका के चुनाव में 608 सीटें हमारी थी, बीजेपी को 19 सीटें मिली थी मात्र। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आपकी धरती में जो शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं, धरातल में आप कुछ नहीं है। हवाई किला बनाते हैं आप, कुछ नहीं। और ये भी आपको बता देता हूं मैं आपको, डबल डिजिट में नहीं पहुंचेंगे आप। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। चाहो तो 4 तारीख को एक बार फिर से आप ही बैठिएगा मेरे साथ, तो मैं 4 तारीख को मैं कहूंगा आपके जो है जो गेस्ट बुलाते हैं, एक बार मुझे भी बुलाए, तो 4 तारीख को शाम के टाइम एक बार बुलाइए, मैं बताऊंगा जी आपको बुलाया जाएगा 4 तारीख को, और रिजल्ट पर जरूर हम 30 चर्चा सीटों के करेंगे। ऊपर हमारी सीटें जा रही हैं, 30 से 35 सीटों पे हमारी सीटें रहेंगी, और आप डबल डिजिट पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हवा किलाए बांधने में आप लोग माहिर हैं। अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, 70 पे आकर टिक गए वहां पे। दिल्ली में लगाया था, अब की बार जो है 50 पार 3 सीटें पा गए आप लोग। तो ये 400 पार का नारा है। मैं तो यही सोच रहा हूँ 400 पार का नारा दे कैसे रहे, किस तरीके से। इन्होंने गुजरात में क्लीन स्वीप किया, इन्होंने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया, 95% राजस्थान MP में लेकर के आए, ये लेकर के आए, हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप किया, दिल्ली में क्लीन स्वीप किया, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया। अब का और उत्तर प्रदेश में आइए तो 80% उत्तर प्रदेश में लेकर के आए, महाराष्ट्र में जाए तो वहां पे लगभग लेकर के आए थे, 42 सीटें वहां से लेकर के आए थे, और बिहार में देखेंगे तो बिहार में लगभग 40 में से 39 सीटें लेकर के आए थे। अरे मैक्सिमम तो अब लेके चले गए थे, अब ये तब भी 303 पे पहुंचे, तो अब कहां से आपको 400 पार आएगा, पता ही नहीं। ये तो समझ नहीं आता। जी संजय जी, अमित जी कुछ कह रहे थे, ये सारा कुछ। अमित तिवारी जी आप कुछ कह रहे थे। जी देखिए, इन्होंने कहा कि बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है, जैसा कि मैं कह रहा था। आप NHRC के रिपोर्ट पढ़ लीजिए रितु जी, दीपिका जी, आप NHRC के रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मेरे बातों पे मत जाइए। NHRC के रिपोर्ट में आप पहले पन्ने को अगर खोलिएगा तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, पश्चिम बंगे आइनेर शासन चले ना, मतलब पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं चलता है। शासनेर आइन चले, मतलब जो शासन में रहता है उसका कानून चलता है। ये NHRC का रिपोर्ट कहता है। अब आप बताइए, ये तो मेरी भाषा नहीं है। और NHRC के जो ग्रुप में 5 जजेस का वो ग्रुप है जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। और ये कब रिपोर्ट बनाई है? 2021 में जब विधानसभा इलेक्शन हो गए थे, उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, जिसमें से कई लोगों को घर छोड़कर अपने दूसरे राज्यों में जाना पड़ा, बहुत ही विभत्स घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये संदेश खली की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी का आंचल संदेश खली की महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए नहीं उठे, लेकिन शेख शाहजहां को छुपाने के लिए उठ गए। बेंगलोर में ब्लास्ट होता है, उसका आप लोग कितनी बार गए थे मणिपुर में? ब्लास्ट होता है, कितनी उसका बार अपराधी जाकर छुपता है ममता बनर्जी के आंचल के तले। तो ममता बनर्जी का जो आंचल है वो भ्रष्टाचारियों को, करप्शन को, माफियाओं को, इन सब को बचाता है। और जो महिलाओं का दुख दर्द है उसको पूछने के लिए कभी आगे नहीं आता। इनके TMC के तो इनकी इतनी लड़ाकू महिलाएं हैं। देखिए, महुआ मोइत्रा हो गई, साइनी घोष हो गई, नुसरत जहां हो गई, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लड़ाकू महिलाएं, अब ये सब कह देना तो अब इस वक्त चूंकि आखिरी पड़ाव की चर्चा हो रही है तो मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके पास आएंगे संजय जी, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं नहीं गई हूँ। राजेंद्र जी, चूंकि चर्चा आखिरी पड़ाव की हो रही है, जिस द्वार को पाने के लिए, खोलने के लिए हर पार्टी जुटी हुई है, खासकर कांग्रेस पार्टी, लेकिन वही बात जब बंगाल की आ जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति कहां देखते हैं आप? देखिए, बात तो अभी आर पार की है, और जो कांग्रेस का जो पूरा फोकस है, कांग्रेस का पूरा फोकस और इंडिया गठबंधन का पूरा फोकस है, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। ये
कोई लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। जी। ये देश और संविधान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इसके अंदर पर्टिकुलर एक स्टेट को लेकर के हम लोग नहीं देख रहे। हमारा लक्ष्य है कि जो जनता की आवाज है, आज जनता की क्या आवाज है? जनता ने जो 6 चरण के चुनाव है उसके अंदर जनता ने अपना स्पष्ट मत दे दिया है कि बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं, बेदखल करने जा रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हंस रहा है। कभी तो वो कहते हैं कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल लेंगे कांग्रेस वाले, कभी कहते हैं आपके जो खाते बंद करके पैसे लूट लेंगे, कभी कहते हैं कि आपके बाथरूम में से आपकी 20 चोर लेंगे, और कभी कहते हैं कुछ, कभी कुछ। मैं ये समझता हूं कि मोदी जी की बात के अंदर जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट ये बताती है कि वो कितने बड़े अंतर से चुनाव हारने वाले हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर 200 से भी ज्यादा क्रॉस कर जाए तो आप मेरे को बता देना। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। किसानों पे अत्याचार, पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार, अग्निवीर योजना, कमर तोड़ महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बेतहाशा ये बढ़ोतरी, काम धंधे चौपट हो गए, कोरोना में गलत वैक्सीन लोगों को लगा दी गई, कृषि यंत्रों के और खानों पे, नमक पे, हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया। तो देश का परसेप्शन ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं। लेकिन राजेंद्र जी, मेरा सवाल था कि बंगाल में इस वक्त कांग्रेस अपनी स्थिति कहां देख रही है? क्योंकि बड़े फ्रेम में आप टीएमसी के साथ हैं। ममता दीदी कहती है कि हम बाहर से आपका साथ देंगे, लेकिन जब 1 तारीख को आपकी मीटिंग बुलाई जाती है तो दीदी मना कर देती हैं। हालांकि रीजन वहां की स्थिति को देकर देती है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधित्व करने जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उससे किनारा किया है। लेकिन आप कह रहे हैं टीएमसी में, बंगाल की बात करें तो टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है, तो किस तरीके से जनता ये समझे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या टीएमसी के साथ है? बिल्कुल, देखिए ये चीजें आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं की कंट्रडिक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देश की जनता के सामने ये जो छोटी मोटी चीजें जनता नहीं देखती। जनता देखती है कि उसका भविष्य किसमें सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना ही हमारा परम लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। ठीक है, ममता बनर्जी नहीं आई मीटिंग के अंदर, वो प्रतिनिधि को उन्होंने नहीं भेजा, ये तो वो जाने उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आज चूंकि वोट की परसेंटेज आपके सामने है, 1 बजे तक 40 से लेके 50% तक वोटिंग, एक औसत वोटिंग अभी तक हुई है। अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये वोटिंग परसेंटेज का सुधार है पिछले जो चरणों के मुकाबले। ये इस बात का प्रतीक है कि लोग घरों से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। राजेंद्र जी, क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज तो हम सभी के सामने, और पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सभी चरणों में अच्छा खासा देखने को मिला है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील, आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता और टीएमसी प्रवक्ता, क्योंकि आज अंतिम पड़ाव है। 4 जून को सब कुछ जो तस्वीर है, जो धुंधली तस्वीर है, वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल की दृष्टि से देखा जाए तो ये अंतिम पड़ाव। देखो, पश्चिम बंगाल में यदि आप 3 दशक की बात करेंगे, 3 से 4 दशक की, तो वहाँ लगभग 40,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। और जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है, मुझे लगता है जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कार्यकर्ता वहाँ सीमाएं तोड़ते हैं। चाहे ममता बनर्जी जब सत्ता पे आसीन हुई हो, चाहे वाम दलों से कांग्रेस की सत्ता छीनी हो, और चाहे अब आगे की जो कहानी लिखी जा रही है पटकथा उसकी बात की जाए, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इतनी आसान नहीं है जैसे दूसरे राज्यों की राजनीति है जी। और मैं तो तुलना करूंगा पत्रकारिता के अनुभव से जम्मू कश्मीर की जो राजनीति थी उसी स्तर पर मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की राजनीति चल रही है। वहाँ कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, राजनेताओं को भी छोड़िए, मुख्यमंत्रियों को भी छोड़िए, आप जब गवर्नर जैसे व्यक्ति पर आरोप लग सकते हैं, छेड़खानी के आरोप लगाए जा सकते हैं, और गवर्नर जैसी बड़ी संवैधानिक पोस्ट के लोग जब जनता के बीच जाकर के नेताओं की तरह बात सुनने लगे, जब जनताओं के बीच जाकर के समीक्षा करने लगे, जब जनता के बीच जाकर के सरकार पर भरोसा न रहे,
तो वो उनकी जांच अलग स्तर से हो, प्रदेश की सरकारें अलग जांच करा रही हो पश्चिम बंगाल की, तो मुझे लगता है कि वहां पश्चिम बंगाल का रण अलग टाइप का है। और ऐसी स्थिति में वहां मुझे लगता है कि गंभीरता से यदि हम उस पर विचार विमर्श करेंगे तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जो भरोसा तोड़ा जैसे अधिकतर आरोप लगते हैं, लेकिन वहां तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो पता ही नहीं चलता क्या किस स्थिति तक जा सकता है। कांग्रेस आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन के साथ है, लेकिन वहां गठबंधन में चुनाव में नहीं है। ये भी जानते हैं कि कांग्रेस किस वजह से ममता बनर्जी ने छोड़ी थी, किन आरोपों के साथ कांग्रेस छोड़ी थी, और सत्ता में पहुंची तो किस तरीके से उन्होंने वहां आंदोलन किए और जनता के हित के मुद्दों को जमीनी स्तर पर लड़ करके निश्चित तौर से बड़े नेता के रूप में वो वहां स्थापित हुई। और वो ऐसा भी नहीं मैं मानता कि छोटे छोटे मुद्दे ममता बनर्जी को नहीं पता है। हर चीज, हर दिशा, हर दशा प्रदेश की ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए मुझे लगता है जो राजनीतिक दलों के नेता सीमाएं तोड़ते हैं वो पश्चिम बंगाल में अधिक देखी जा सकती है। 2024 के चुनाव की बात हो, लेकिन जहां मेरा अनुभव कहता है कि जो वहां वोट प्रतिशत है और सत्ता का जो संघर्ष है, निश्चित तौर से 2019 के अपेक्षा 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम ठीक है सुनील 10 सीटों। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अब लगातार जो है भूमिका तो सभी की यहाँ पर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जहाँ वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और ये अंतिम पड़ाव, और अंतिम पड़ाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम भी लगातार हमारे दर्शकों को इस महामतदान की महा कवरेज दिखा रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो आखिरी चरण है, 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। लगातार आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार चर्चा हो रही है, खासकर बंगाल को लेकर, क्योंकि वहां की राजनीति इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है। मत प्रतिशत भी दिलचस्प है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर हो रही है। लेकिन इस बीच तमाम ऐसी तस्वीरें भी आ रही है कि किस तरीके से वहां पर झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं, उत्पात भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस बीच लगातार मतदान जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सोनी जी, आपके पास आते हुए, चूंकि जिक्र आप कर रहे थे कि किस तरीके से आप साथ हैं और आपका सबसे बड़ा जो मकसद है वो है बीजेपी को हराना, लेकिन जिस तरीके से कल हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मौन साधना करते हैं उसको लेकर भी लगातार तमाम चर्चाएं होती है, खासकर विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाता है कि क्यों इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आखिरी चरण के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रोपेगेंडा के बेस पे चल रहे हैं, 2019 में भी उन्होंने, जिस दिन उनका निर्वाचन था उस दिन उन्होंने ये ध्यान किया, अब भी वो ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान कर रहे हैं तो एकांत में करिए, कितने भारी कैमरों के बीच में वो ध्यान कर रहे हैं, ये देश को मूर्ख बनाने वाली बात है। और फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी कोई एक्टिविटी है उस पे तो बात होगी ना, देश और दुनिया बात तो करेगी जी। तो बात हो रही है, इस पे भी आपत्ति है उनको, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बात जब आप ये आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उसके बावजूद ये कहना कि ये चुनाव पर असर डालेगा, बिना बोले मौन साधना में चुनाव पर क्या असर डालने वाला? बल्कि उनकी वाराणसी में तो आज मतदान हो रहा है, वो उसके लिए कुछ एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं, शायद वो आश्वस्त भी हैं कि वहां जो होगा अच्छा ही होगा, और वो अपनी मौन साधना में व्यस्त हैं, पर उसके बावजूद साधना से किस तरीके का प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, राजनीति के अंदर खाली बोलने से प्रभाव पड़ता हो ये नहीं होता। राजनीति के अंदर आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से देखते हैं, मुस्कुराते हैं जी। आपके हर एक एक्टिविटी का हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। और जो विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आप जो ध्यान कर रहे हैं, देश का ध्यान अपनी ओर खींचने का आप प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को आप सुपर पावर बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरा तो बायोलॉजिकल जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो परमात्मा हूं, फिर ये बातें कोई छोटी थोड़ी है। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग तो इतना लच्चर आपके पास भी आएंगे, और चुनाव आयोग तो बिल्कुल खत्म हुआ हुआ चुनाव आयोग है, संज्ञान क्यों नहीं लेता?
राजनीति में हर चीज के मायने होते हैं अदिति जी। आप ऐसा क्यों कैसे कह सकती है? पर राजेंद्र जी, मैं यही तो समझना चाहती हूँ कि आप चुनाव आयोग के पास जाते हैं, लेकिन वही है कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन किस तरीके से ले, किस तरह से ये उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आखिरी चुनाव है, आखिरी मतदान हो रहा है, बिना कुछ किए, ठीक है, अगर वो साधना कर रहे हैं, तमाम मीडिया उनको घेरे हुए है, तस्वीरें ले रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, आप चाहे वो राहुल गांधी भी कहीं हो, कुछ कर रहे हो, उसकी तस्वीरें तो मीडिया तब भी दिखाता है। तो दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं उनके भी मीडिया तस्वीरें दिखाता है। जी, जी। और विपक्ष यानी कि हमारा विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी है, वो आपत्ति करे, हमें इससे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। चुनाव आयोग किस तरह से कार्रवाई करे भाई, ये तो वो जाने, सीट पे वो बैठे हैं ना। ठीक है, हम तो ये ठीक है समझते हैं राजेंद्र कि दूध की रखवाली के लिए आज बिल्ली को तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी ने की है, वो उनके खिलाफ थोड़े ना जा सकते हैं। ये तो सब ठीक है राजेंद्र जी। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कहिए सर। देखिए जी, विवेकानंद जी को 2014 में इन्होंने याद किया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा। जितने इंटरव्यू होते थे विवेकानंद जी पीछे उनकी तस्वीरें लगी रहती थी। उसके बाद उसको कूड़ेदान में डाल दिया, फिर भूल गए विवेकानंद जी को, एकदम से दिमाग से उतार दिया, वे कहाँ चले गए विवेकानंद जी। फिर उसके बाद ध्यान होता है, वो लोग ध्यान रोज करते हैं, 5 साल में एक बार ध्यान। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान नहीं है। असल बात क्या है, कैमरे में हमेशा अपने आप को फोकस करने की एक आदत हो चुकी है। इसीलिए देखिए वहां पे टूरिज्म खत्म किया 2 दिन के लिए। अब 3-3 महीने से पहले लोगों ने वहां पे बुकिंग कराया होगा, जो वहां गए होंगे फंस गए होंगे, 2 दिन के लिए फंस गए। क्योंकि अब प्रधानमंत्री है तो वहां 10,000 पुलिसकर्मी लगी, कोई वहां जा नहीं सकता। उसके अलावा जो है 28 कैमरे लगे हुए हैं। आप देखोगे, आप कुछ नहीं जा, एक 22 सेकंड का ANI से जो है एक वीडियो आता है, 22 सेकंड के उस वीडियो में प्रधानमंत्री की जो टेबल होती है, जो गद्दे होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो ये ध्यान है क्या? ध्यान है तो गद्दा बदल गया, कभी टेबल में आ गए, कभी किसी में आ गए, कभी 3-4 तरीके के उसमें चेंज हो गया 22 सेकंड में। तो आप समझिए ये प्रोपेगेंडा है, एक ध्यान नहीं है। तीसरी बात कि अगर वो ध्यान करने गए हैं तो इसको लाइव टेलीकास्ट करने की जरूरत क्या है? हर चैनल में दिखाने की जरूरत क्या है? आपत्ति यहाँ से है, ध्यान से कोई आपत्ति नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। चौथी बात यह है कि अगर उनको दिखाना है तो फिर वो लोकसभा के एक प्रत्याशी है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकसभा के एक प्रत्याशी है, तो फिर 1019 जो प्रत्याशी और लड़ रहे चुनाव, उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वो कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे? प्रधानमंत्री को ये विशेष सुविधा किस लिए दी जा रही है? आपत्ति यहाँ पे है। एक लोकसभा के साधारण प्रत्याशी वो भी है, और बाकी जितने लोग हैं वो भी सब साधारण प्रत्याशी है। तो उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला है, यहाँ से आपत्ति। यही चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि एक लोकसभा प्रत्याशी किस तरीके से हर चैनल में पीछे चल रहा, उनका जो है वीडियो चलता रहता है कंटिन्यू, कभी यूं कभी यूं कभी यूं। तो ये सारे फोटो खिंचवाने की क्या होते हैं, कभी पारी डाले, ध्यान में सन्नाटा होता है, अकेला होता है, जहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा इसका मतलब कवर क्यों किया जा रहा है? लेकिन संजय जी आपने कहा कि प्रत्याशी है, प्रत्याशियों को दिखाना, अगर दिखाना तो सभी प्रत्याशियों को दिखाइए, पर वो प्रधानमंत्री भी तो है, अभी तो प्रधानमंत्री है ना वो। अब प्रधानमंत्री है, साथ में प्रत्याशी भी है। पहले एक और है, अभी वो लोकसभा के प्रत्याशी है, उनकी भी चुनाव हो रहा है आज। लेकिन वो इसका ध्यान रखिएगा, वो चुनाव जीतेंगे हारेंगे कि तय नहीं है ना अभी। तो उसको दिखाने की जरूरत क्या है? इस तरीके से भटकाने की जरूरत क्या है? और 5 साल में कौन सा ध्यान होता है? हमें बताइए, 5 साल में एक बार ध्यान होता है? अरे ध्यान संजय जी, वो उनकी रुचि है, वो उनका विषय है। इंसान व्यक्ति की अपनी पर्सनल चीजें भी तो हो सकती है। प्रधानमंत्री है, पर ठीक है, व्यक्ति अगर जाना चाहता है, 2 दिन के इतने दिनों से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसके बाद साधना करने जाना चाहते तो ठीक है ना। अगर दिखा रहे तो प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखा रहे हैं ना। चुनाव प्रचार पर आप तो कह रहे हैं चुनाव प्रचार आज बेरोजगारी पर हो रहा है। अगर चुनाव पे मतदान जा रहा तो लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, तो इस मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं ना। उनकी साधना से जनता पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? इसी पे जो है अभी रवि किशन जी का एक ट्वीट आया है। रवि किशन जी ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की साधना से सूर्य के ताप कम हो गया है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका जवाब तो मैं अमित जी से लूंगी। अमित जी, लगातार कैसे लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनके ताप है, इतना उनका ताप है तो सूर्य की रोशनी एकदम खत्म ही कर दे कुछ दिनों के लिए।
ताकि कम से अमित कम जी, जनता अमित जी इसका जो है, जवाब दीजिए। गर्मी से देखिए मर ये रही बात तो तो सच उनको है थोड़ा कि आराम मिले। बीजेपी हर एक इवेंट को, एक छोटे से छोटे कार्यक्रम को कैसे उसको इवेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, जनता के सामने पेश करना है, ये बीजेपी को 2014 से लेकर 2024 तक हमने बिल्कुल। बखूबी देखा है। लेकिन इस बीच तमाम जो आपके नेता है, कार्यकर्ता है, इस तरह का बयान दे रहे हैं, एकदम भगवान बनाने पर प्रधानमंत्री को तुले हुए हैं। ये बयान लोगों को भी लगातार मतलब चेहरे पर तो हंसी ले ही आ रहा है कि किस तरीके का बयान दे रहे हैं। नहीं रितु जी, देखिए आज टेम्परेचर में कमी तो है ही निश्चित तौर पे। बिल्कुल, वो मौसम भी सुखद है, प्रधानमंत्री कई के जगहों पर पूजा करने से ही सुखद कमी आई होगी। मौसम है। जी देखिए प्रधानमंत्री जी का मौन भी इतना बड़ा भूचाल ला सकता है विपक्ष के खेमे में, ये आज सिद्ध हो गया। किस तरीके से देखिए सबकी अपनी अपनी आस्था है, सही बोला। मुझे तो राजेंद्र जी काफी वरिष्ठ हैं, उनका अनुभव भी मुझसे बहुत ज्यादा होगा। अब राहुल गांधी की आस्था अगर मटन बनाने के में है, वो भी मीडिया ने चलाया। बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव की आस्था नवरात्रे में मछली खाने से होती है, सर तो गलत इसमें बात है, हमारे ये गलत बात है। सारे मैं यहाँ वो सारी टोकूंगा। चीजें मीडिया ने वो दिखाया पुराना है। वीडियो था। नहीं संजय जी, गलत संजय बात जी है। भी बात पूरी देखिए, करने दीजिए, आपके पास आएंगे। आपने बोला मैंने नहीं आपको नहीं टोका नहीं, मैं आपने यहाँ गलत बोला है तो ये मैं आपको बिल्कुल संजय जी, आपको मौका दिया जाएगा तो अपनी पुराना बात पूरी वीडियो करने था, का। नया वीडियो नहीं है कोई। ठीक है, पुराना इसी, लेकिन ठीक। दिखाया गया ना किस तरीके से। अगर ममता बनर्जी तुष्टीकरण के नाम पर ये कहती हैं कि रामनवमी का जो त्योहार है वो दंगा दिवस है, जी हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, मतलब मुख्यमंत्री एक कहे कि रामनवमी का त्योहार दंगा दिवस है, ये मतलब अकल्पनीय है। एक देश में जहां की चलिए, बहुसंख्यक ठीक। आबादी सनातन धर्म की है, अमित जी मैं आपको वहां यहाँ पर ऐसा- रोकना चाहूंगी। ब्रेक के बाद ये आप बात पूरी कीजिएगा। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लगातार ये महाकवरेज जारी है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और हमारे जो तमाम खास मेहमान है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, अपनी बात पूरी कीजिए। जी दीपिका जी, मैं ये कह रहा था कि जिस हिसाब से कांग्रेस बंगाल में अपने आप को स्थापित करती है, वहां पर उनके मंत्री ये कहते हैं, उनके नेता ये कहते हैं कि बंगाल में अराजकता है, वहां पे संविधान बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन वही लोग दिल्ली आते आते उनके बोल बदल जाते हैं। दिल्ली आने में कहते हैं वी नीड ममता बनर्जी टू सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब एकदम ही उलट। तो कोई इतने पत्ते पर अगर गुलाटी मारे तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, आप लड़ाई लड़ सकते हैं राजनीतिक दल के साथ, लेकिन आप उसके साथ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं जो झंडा डंडा लेकर चलता हो, बम बंदूक लेकर चलता हो, गुंडों की टोली लेकर चलता हो, दल बल बांध कर हुलिगम करते हुए कहता हो, और वहां से अभिषेक बनर्जी कहता हो कि लाल चूल काने दूल ताके बोले युवा तृणमूल, मतलब लाल बाल कान में बाली, और उसको कहते हैं युवा तृणमूल। ये क्या वहां का ये किसी भी सभ्य समाज के ये धारणा हो सकती है क्या? लेकिन समाज को वहां पर इस कदर पहुंचाने का काम आप देखिए। इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में ममता बनर्जी जब केंद्र के साथ थी, मतलब हमारे साथ थी, तब तक उनका आक्रामक थी वो इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, बांग्लादेश से जो लोग घुसपैठिए आते हैं उनको लेकर। लेकिन आज यही तृणमूल बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस तरीके से बढ़ावा देती है। 72 जगहों पर, मैं दीपिका जी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 72 जगहों पर बीएसएफ को बनाने के लिए कैंप नहीं, जगह नहीं दिया गया कैंप बनाने के लिए, और ये दिखलाता है। और वो संवेदनशील पॉइंट्स है ये 72 पॉइंट्स जहां से कि इन्फिल्ट्रेशन होता है। इनके तो नेता हैं, पार्था चैटर्जी के गर्लफ्रेंड्स के घर के देखा आपने, पहाड़ों नोटों का पहाड़ किस तरीके से निकला। अनुब्रत मंडल, बाकी जो मतलब न जल छोड़ा है न थल छोड़ा है, बालू चोरी, कोयला चोरी, राशन चोरी। ये तो बंगाल में तो ये कहावत है कि बंगाल की माँ के थाली से राशन चोरी हो गया है। बंगाल में किस तरीके से
जी, बंगाल में युवाओं से नौकरी चोरी हो गई है, डीए चोरी हो गया है और बंगाल की जमीन से कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है। तो किस हिसाब से एक अराजकता वहां पे फैली हुई है और इसी अराजकता को बदलने के लिए आज वहां की जनता जो संजय दा बोल रहे थे कि वहां पर इतनी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, इसी वास्तु स्थिति को बदलने के लिए लोग निकल रहे हैं। तृणमूल डर तो दिखा रही है, लेकिन लोग आज निडर होकर निकल रहे हैं कि वो उनको ये वास्तु स्थिति बदलनी है। जो ममता बनर्जी कहती थी माँ माटी मानुस की बात, आज वो करने लगी है महिला तुष्टीकरण माफिया और मुस्लिम महिला ठीक है अमित जी, माफिया और मुस्लिम तुष्टीकरण पे आ गई हैं। तो निश्चित तौर पे इस बदलाव का ये बदलाव बहुत ही जरूरी है और वहां बंगाल से देखिएगा इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी सीटें आने वाली हैं। चलिए बिल्कुल, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है और जनता किसको चुनती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी लगातार बने हैं। सुनील कौशिक जी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन साधना में जाने का ये जो मुद्दा है वो लगातार इस चर्चा में भी गरमाया हुआ है और कहा जा रहा है कि चुनाव पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। अपने तीनों प्रवक्ताओं को भी सुना, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर साझा कर दी है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखो जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, निश्चित तौर से लगता है कि हंसी आती है। देश का प्रधानमंत्री यदि आस्था किसी सनातन धर्म में आस्था रखता है और जाकर के कोई आराधना करता है तो विपक्ष को कोई संविधान हक नहीं देता कि उन पे आपत्ति उठाए। निश्चित तौर से मीडिया ने जो दिखाया, यदि यही मीडिया नहीं दिखाता, मीडिया पे प्रतिबंध होता तो विपक्ष चिल्लाता कि देखो सब मीडिया के हाथ पैर बांध दिए। यदि मीडिया दिखा रहा है तो मीडिया क्यों दिखा रहा है? मीडिया को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मीडिया के सवाल आप नहीं देते हैं। जी। ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता पक्ष पे ऐसे आरोप लगाती रही है। तो ये विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष की कोई एक्टिविटीज होती है और निश्चित तौर से कोई प्रभावित होता है तो विपक्ष उस पर सवाल खड़े करेगा। इसमें तो निश्चित तौर से देश का इतिहास उठा के देखेंगे तो देश के इतिहास में यही पाएंगे कि विपक्ष यही करता रहा है। तमाम बड़ी, चाहे बेरोजगारी की बात रही हो, चाहे महंगाई की बात रही हो, चाहे भ्रष्टाचार की बातें रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रह के वो मुद्दे उठाए। आज वो कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर के उठा रही है। सत्ता पक्ष में रह के कांग्रेस के सामने उनको खत्म करने का साहस होता तो लगता है कि वो मुद्दे होते ही नहीं। ये सत्ता पक्ष में रह करके ही पता चलता है कि निश्चित तौर से जो देश की समस्याएं हैं उनका समाधान करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और एक निश्चित धनराशि सरकार के पास टैक्स के रूप में आती है, उसका समावेश करके कौन सी योजना में पैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये कांग्रेस से बेहतर कोई और नहीं जानता। कांग्रेस भी जानती है। यदि एमएसपी पे रेट पे कानून बन जाता और इतना आसान होता, सबसे पहले इस मुद्दे को कांग्रेस उठती। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे थे जहां कांग्रेस को भी लग रहा था कि इन मुद्दों का समाधान नहीं है जो किसान चाहते हैं, तो निश्चित तौर से वो बीजेपी उस समय मुद्दों को उठा रही थी। कांग्रेस बचाव की मुद्रा में थी, आज बीजेपी बचाव की मुद्रा में कांग्रेस उन मुद्दों को उठा रही है। आप देखिए इसी देश ने वो नारे दिए कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीब देश बचाओ जैसे नारे लगते रहे हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे 2014 के में नारे में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग युवा हैं, कि घर घर मोदी, हर हर मोदी जैसा नारा चला, लेकिन 2024 के चुनाव में कोई नारा नहीं था। 2004 के चुनाव में आपने देखा होगा, 2002 के चुनाव में कि अब बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। तो हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा हो रहता है जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है। लेकिन 2024 का जो मुद्दा मैं देख रहा हूँ, 3 दशक के चुनावों की समीक्षा की जाए तो निश्चित तौर से ऐसा कोई नारा नहीं था जहां कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, कोई एक वोटरों में एक ऐसा उत्साह जागृत कर सके जिसके नारे लगा करके, जहां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे, गली मोहल्ले में हमने तो देखा है बिल्ले हुआ करते थे, बिल्ले लगाने के लिए छोटे छोटे झंडे हुआ करते थे झंडों को, ये सब गायब हो गया, ये है ही नहीं। तो जब आप कह रहे हैं कि वोटिंग कम हो रही है, वोटिंग तो कब इसलिए हो रही है कि सब कुछ आपने मोबाइल में लाके खड़ा कर दिया। न्यूज चैनल देखेगा तो मोबाइल में घर में एसी में बैठ के देखेगा। यदि आप कोई चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो एक ऐसा वोटर
जिस वोटर को आगे निकालने के लिए गली मोहल्ले में जो नारे लगते थे, झंडे लगते थे, बिल्ले बिल्ले जेबों पर लगा करके लगाए जाते थे, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा कैसे? एक वोटर ऐसा रहता है, जहां तक 7-8% वोटर ऐसा होता है जो समाजवादी पार्टी, बसपा का मतलब लगभग सारी पार्टियों के साथ होता है, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नारे लगाते हैं। उस लोकसभा की यूथ, विधानसभा के यूथ, जो नेताओं के साथ चलते हैं, वो यूथ है ही नहीं। क्यों नहीं है उसका यूथ? आप पे पैसा नहीं है, आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, वहां पर होटल पे खाना वो खाएंगे, उनको एक गाड़ी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, गाड़ी में भरने के लिए डीजल भी चाहिए। वो इस चुनाव में बिल्कुल नहीं दिखा, और इसलिए भी नहीं दिखा कि एक तो चुनाव से ठीक पहले आपने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया, दूसरा कोई भी ऐसी योजना नहीं ला सके जिससे पार्टियां चंदा तत्कालिक ले सकती थी, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास प्रत्याशी बार बार बदले जा रहे थे। अब प्रत्याशी कभी कभी क्या करता है कि जीत को उद्देश्य से छोटा कर्ज लेकर के या उद्योगपतियों से चंदा मशवरा लेकर के करता है। वो लग रहा है कि अभी फॉर्म नहीं मिल रहा है, तब तक मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, प्रत्याशी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बहुत सारे ऐसे कारण है जो 4 जून के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर में वोट कम होने का कारण क्या था, और सत्ता पक्ष के साथ वोटर क्यों खड़ा रहा, विपक्ष के साथ वोटर क्यों नहीं खड़ा रहा। इस सब चीज की समीक्षा मुझे लगता है 4 जून के बाद निश्चित तौर से। बिल्कुल। अमित जी, आपके पास आते हुए चूंकि जवाब भी दीजिएगा, और साथ ही साथ जिस तरह से जिक्र सुनील जी भी कर रहे थे कि इस बार का चुनाव बहुत फीका नजर आया, वोट प्रतिशत भी देखे तो जनता उतने उत्साह के साथ जिस 2014 में हमने हर व्यक्ति को नारा लगाते हुए वो क्रेज बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए देखा गया था, लेकिन वो क्रेज अब 2024 तक आते आते, आप ये मानेंगे नहीं लेकिन ये बात हकीकत है कि वो थोड़ा कम हुआ है, उसमें गिरावट हुई है। देखिए रितु जी, सुनील जी ने बहुत ही व्यवहारिक बात कही है, लेकिन अगर आप आंकड़ों को, फाइनल आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं है। पिछली बार 69% की वोटिंग हुई थी, इस बार भी आंकड़े उसी के आसपास ही होंगे, 1.5-2% का फर्क होगा, उससे ज्यादा। और ये फर्क हमेशा रहता है किसी भी इलेक्शंस में। और देखिए वोटिंग प्रतिशत का कम होना और किसी का जीत कर आना या सत्ता पलट जाना, ये दोनों आपस में लिंक भी नहीं है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी सत्ता में है वही स्थापित हुई है वापस से। आपने देखा होगा 2004 से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा 2019 में, 2019 से अब हमारा बढ़ के 24 में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ के ही आएगा। परंतु जो 2-3 चीजें मैं अभी स्पेसिफिकली सिंस बंगाल पे चर्चा हो रही है, बंगाल के मुद्दों को लेकर, इसलिए संजय जी के पास भी जाना है, समय बिल्कुल 10 सेकेंड। बंगाल में ममता बनर्जी ने किस तरीके से करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, माफिया को किस तरीके से सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आप इसी का उदाहरण देता हूं मैं, आप मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मालदा उत्तर देख लीजिए, कितना मैसिव अपीजमेंट, किस तरीके से वहां पर, आप तो न्यूज में है, देखती रहती होंगी खबरें, मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदू मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, और इस तरीके की खबरें आती रहती हैं, और कोई उस पर किसी पर कार्रवाई नहीं होती। तो एक तरीके से मैसिव अपीजमेंट। आपको जैसे मैंने बताया कि रामनवमी को वो कह देते हैं गुंडा दिवस, दंगा दिवस कह देते हैं। तो इस तरीके से एक हिंदू समाज को एक तरीके से एक कोने में धकेलते हुए एक पोलराइजेशन की वहां पर भूमिका बहुत जी, बस 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। पहले तो मंदिर तोड़ने की बात बताऊं, तो मोदी जी ने केवल बनारस में 300 मंदिर तोड़वाए हैं, अयोध्या में मंदिरें टूटी है, गुजरात में मंदिरें टूटी है। तार्किक बातें। तो चलिए देखिए, क्योंकि समय की कमी है, क्या बात करते हैं सर, हम लोगों ने खुद देखा ट्रक से जब बाकायदा उठाया गया किस तरीके से पुराने प्राचीन मंदिरों को उठाया गया, तार्किक बातें हो गई। चलिए माफ कीजिएगा, मैं आप तीनों को रोकना चाहूंगी, समय की कमी के चलते मैं आप तीनों को रोकना चाहूंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अपने पॉइंट्स रखने के लिए। और चलिए, क्योंकि देखिए महामतदान की महा कवरेज लगातार जारी, और नेटवर्क 10 भी लगातार आपको हर एक खबर से अप टू डेट करता हुआ यहां पर आपको दिखा रहा है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।